ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ए सुराना से। डेंगू के बारे में हम बात कर रहे हैं। काफ़ी खतरनाक बीमारी है जो मच्छरों से फैलती है ये बीमारी, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेंगू के बारे में और ज़्यादा बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, डेंगू और एक सामान्य बुखार काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन एक आम आदमी को कैसे पता चले कि बुखार होती है? एक आम आदमी की थिंकिंग हो जाती है कि कहीं डेंगू ना हो गया हो और वो तुरंत जांच करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो एक सवाल यहाँ पर ये है कि एक आम आदमी को कब पहुंचना चाहिए, कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास डेंगू की जांच के लिए? और आपके पास कोई मरीज़ आता है तो आप क्या उसके टेस्ट करते हैं, किस तरीके से आप पता लगाते हैं कि उसमें डेंगू के लक्षण हैं? देखिए, ऐसा है कि शुरू के जो 2-4 दिन होते हैं उसमें जो बुखार होती है वो तेज़ बुखार है और कई बीमारियों से वो मिलते जुलते लक्षण होते हैं जी उसके, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। डेंगू का टेस्ट जो है वो 5वें दिन, जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो 5th डे कराना चाहिए, 5th डे से पहले नहीं कराना चाहिए। और उसमें क्या है, डेंगू एंटीबॉडी टेस्ट है, उसमें IgM एंड IgG है, लेवल है। IgG लेवल का 4-fold राइज होना ज़रूरी है जी। और IgM जो है वो शॉर्ट टर्म है, वो आपको 5 days to 6 to 12 weeks तक वो स्टैंड करता है। ये अगर आते हैं पॉजिटिव तो एक तो एंटीबॉडी टेस्ट है डेंगू का जी। दूसरा डेंगू का PCR टेस्ट है जो हर जगह उपलब्ध नहीं है। आप गाँव में हर कस्बों में PCR टेस्ट सब जगह उपलब्ध नहीं है, वो वायरल टेस्ट, उसमें डायरेक्ट डिटेक्शन होता है वायरस का, डेंगू के वायरस का, जो कि मरीज का या तो सीरम या फिर ल्यूकोसाइट में वायरस होते हैं डेंगू के, उसको डिटेक्ट करते हैं डायरेक्ट। वो तो एक डायरेक्ट टेस्ट है, वो उपलब्ध भी नहीं है और बहुत महंगी भी है। CBC कराने से भी, कंप्लीट ब्लड काउंट कराने से भी एक थोड़ा सा अंदाज मिलता है। CBC में क्या है, एक तो पैनसाइटोपिनिया हो जाती है, मैंने कंप्लीट ब्लड काउंट जो है, वाइट सेल काउंट डाउन हो जाते हैं। WBC काउंट जो है 2000 से नीचे, 2000 के आसपास आ जाते हैं। प्लेटलेट काउंट 1 लाख से नीचे आ जाती है जी। और हर तरह से हीमो कंसंट्रेशन हो जाता है। तो आप समझो कि ये लक्षण डेंगू की तरफ जा रहे हैं। फिर वो डेंगू एंटीबॉडी टेस्ट 5वें दिन के बाद आप कराइए और उसमें अगर पॉजिटिव आता है तो डेंगू है। अगर सारे लक्षण मिल रहे हैं डेंगू की तरह ही हैं जो हमने आपको पहले बताए जी, लेकिन ये टेस्ट डेंगू एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव है, PCR नेगेटिव है, तो वो डेंगू नहीं है, डेंगू लाइक इलनेस भी है कई जी, जो डेंगू की तरह ही है। उपचार एक ही है, उनमें भी प्लेटलेट डाउन हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, ब्लीडिंग भी होती है। इलाज तो वही है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, एंटीवायरल तो कुछ है नहीं, लेकिन वो उनको डेंगू लाइक इलनेस में रखेंगे, न कि डेंगू को रखेंगे। डेंगू का टेस्ट, कंफर्म टेस्ट तो 5 दिन के बाद एक तो एंटीबॉडी टेस्ट है और PCR टेस्ट है जी। और बाकी आप कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह में भी एक अंदाज लगता है जी। तो डॉक्टर साहब, मतलब एक मरीज को 5 दिन बाद, कम से कम 5 दिन देखना चाहिए, उसके बाद तो स्पेसिफिक डेंगू की टेस्ट तो 5 दिन बाद ही होनी चाहिए, उससे पहले कोई। डॉक्टर साहब, यहाँ आपने एक बीमारी का नाम लिया है टाइफाइड, तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे टाइफाइड और डेंगू और मलेरिया जो है, इनमें क्या है? टाइफाइड किस तरह से अलग है डेंगू से? देखिए, टाइफाइड और शुरू के 7-8 दिन तो टाइफाइड और डेंगू और मलेरिया, इनको डिफ्रेंशिएट करना या अन्य वायरल डिजीज को बहुत मुश्किल काम है। शुरू में दिक्कत, शुरू में 4-5 दिन तो दिक्कत है, उसके बाद में आप टेस्ट की, इन्वेस्टिगेशंस की मदद लेकर के इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्योंकि ये जो रैश है जो आते हैं डेंगू में आते हैं, वो टाइफाइड में भी आते हैं। तेज़ बुखार टाइफाइड में भी होती है, तेज़ बुखार मलेरिया में भी होते हैं, लेकिन मलेरिया में रैशेज नहीं होते हैं, जो ये रेड रैशेज बॉडी पे होते हैं वो नहीं होते हैं। डेंगू की जो बुखार होती है स्पेसिफिक है, उसमें प्यास बहुत लगती है और वो मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि उसमें जो है एकदम बैक ब्रेकिंग फीवर है, बहुत भयंकर पेन होता है। तो इस तरह से है। इसमें आप कई बार क्या चिकनगुनिया है, उससे भी लोग कंफ्यूज करते हैं कि भाई ये चिकनगुनिया तो, उसमें भी रैश होता है, उसमें भी शरीर का दर्द होता है, लेकिन चिकनगुनिया का जो पेन है वो घुटने, बड़े बिगर जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा होता है पेनफुल, एंड वो परसिस्ट करता है। इवन मैंने चिकनगुनिया के एक पेशेंट देखे 6-6 महीने तक घुटनों में दर्द होता है, चल नहीं पाते हैं, लंगड़ा के चलते हैं। तो चिकनगुनिया को भी एक डेंगू लाइक इलनेस कहते हैं, इट्स नॉट ए डेंगू, जी, अलग है। फिर वो डेंगू टेस्ट करेंगे तो वो अलग आएगा। डॉक्टर साहब, यहाँ आपने बताया अभी चिकनगुनिया के बारे में
कि घुटनों में दर्द होने लगता है, चला फिरा नहीं जाता, तो चिकनगुनिया भी क्या डेंगू का ही एक प्रकार है, या डेंगू से किस तरह से ये अलग है चिकनगुनिया? चिकनगुनिया का भी वही लक्षण है भयंकर। मतलब मेरे पास क्लिनिक में जो पेशेंट आए हैं वो कोई भी डेंगू का तो स्टेट चलते हुए आया है जी, और चिकनगुनिया का मरीज तो हमारे पास में लंगड़ाते हुए ही आया है जी। पहला तो है कि वो लंगड़ाते हुए अंदर कर रहा है, सारे शरीर में लाल लाल रैश है, एकदम दाने दाने हो रहे हैं, तेज बुखार है और एकदम शरीर टूट रहा है, पेशेंट एकदम बुरी हाल है। तो वो आप सस्पिशन कीजिए कि हाँ ये एक चिकनगुनिया भी हो सकता है, और उसके भी स्पेसिफिक टेस्ट है, चिकनगुनिया के भी अलग टेस्ट है, वो बाद में कराया जाता है, उससे फिर पता चलता है। और फिर चिकनगुनिया का पेन परसिस्ट करता है। डेंगू का पेन जो है जैसे भयंकर दर्द होता है वो बुखार के दौरान ही होता है, उसके बाद में जैसे ठीक हो गया 5-7 दिन के बाद में वो पेन परसिस्ट नहीं करता है। चिकनगुनिया का पेन तो 6 महीने तक रहता है, और इलाज तो स्पेसिफिक वायरल तो न तो चिकनगुनिया का है न डेंगू का है। आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, सपोर्ट करो, जैसे पेन है तो एनाल्जेसिक दो, लेकिन एक आप ध्यान दो कि एनाल्जेसिक में डेंगू वगैरह में ये एनाल्जेसिक में एस्पिरिन यूज मत करो, डिस्प्रिन जी, उससे क्या है ब्लीडिंग और होती है, बढ़ जाती है। डिस्प्रिन नहीं मत यूज कीजिए, और अंदर एनाल्जेसिक तो आपको देना ही पड़ेगा। और जैसे बीपी डाउन हो रहा है, हीमो कंसंट्रेशन है तो फ्लूइड दीजिए, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। शॉक में चला गया है तो, और फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर है वो तो फिर आईसीयू में ही रहेगा। हेमरेजिक फीवर के लिए पेट में पानी होना और प्लूरल इफ्यूजन होना बहुत ज़रूरी है, वो मस्ट है। और शॉक सिंड्रोम में एकदम बीपी डाउन है, बिलो 60 बीपी डाउन होता है। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? गर्मियों का मौसम है, कभी गर्मी पड़ रही है, कभी बारिश हो रही है, मौसम पल पल बदल रहा है, तो किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए आम लोगों को? किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए उसे इस मौसम के अंदर? देखिए, गर्मी के मौसम में गर्मी जनित बीमारियों में जितनी जो बीमारियां हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा टाइफाइड है, आपको डिसेंट्री है, डायरिया है। तो एक तो जैसे कपड़े आप बहुत लाइट कपड़े पहनिए, कलर्ड कपड़े मत पहनिए, टाइट मत पहनिए, खुला रखिए, धूप में ज़्यादा मत घूमिए, हीट स्ट्रोक वगैरह का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो पानी खूब पीजिए, लिक्विड पीजिए, पानी है, जूस है, छाछ है, ये सब आप बराबर लीजिए, और धूप से जितना हो सके गर्मी से बचिए। और खान पान में हाथ धोइए, बार बार हाथ साफ कीजिए, खाना शुद्ध होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए, और गर्म होना चाहिए। गर्म होते ही वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो सारे ख़त्म हो जाते हैं। गर्म खाना खाइए, ताज़ा खाइए, और खूब छाछ पीजिए, खूब लिक्विड पीजिए, खूब पानी पीजिए, और धूप से बचिए, ठीक है। और वाइट क्लोथ से ढक के रखिए आप अपने आप को, ज़्यादा से ज़्यादा वाइट क्लोथ जो होता है गर्मियों में काफ़ी सूदिंग होता है, अच्छा होता है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, तमाम जानकारी के लिए आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। आज बीमारियों से कैसे बचा जाए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह का खान पान रहना चाहिए, आपने दर्शकों को बताया। शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको फिर से किसी नई बीमारी के बारे में बताएंगे, उसके समाधान के बारे में बताएंगे, किसी नए विशेषज्ञ से बातचीत करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मेडिटॉक्स में। आज हम आपको बताएंगे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के बारे में, और इन बीमारियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में, इन बीमारियों के क्या है लक्षण और क्या है इनके समाधान के उपाय, कैसे बचा जाए इन बीमारियों से, इन सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ए.के. सुराना। ए.के. सुराना जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना चुके हैं, काफ़ी सालों से चिकित्सा सेवाएं दे रहे ए.के. सुराना आज हम सबको बताएंगे कि बच्चों पर मौसमी बीमारियों का क्या असर पड़ता है,
क्या है इनसे बचने के उपाय और किस तरह से इन्हें दूर रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में काफ़ी बीमारियां फैलती हैं, काफ़ी बचाव के भी ज़रूरत होती है। डेंगू और मलेरिया एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है, काफ़ी फैलने वाली बीमारी। क्या है इन बीमारियों के लक्षण, कैसे फैलती हैं बीमारियां? डेंगू एक वायरल बीमारी है और ये मच्छरों से, वेक्टर इसका है वो मच्छर हैं, जो एडिस इजिप्टियाई मच्छर हैं, जो कि घरों में, आसपास में, आपके कॉलोनी में वो मच्छर पैदा होते हैं। जहाँ वो पानी वगैरह, जहाँ थोड़ा बहुत, जैसे कोई भी टैंक में या जनरली यहाँ राजस्थान में कूलर्स यूज करते हैं, कूलर का पानी रह गया उसमें वो मच्छर पैदा होते हैं एडिस इजिप्टियाई। उनके अंदर में एक डेंगू वायरस है, डेंगू नाम के वायरस हैं, वो मच्छर के द्वारा चारों तरफ फैलती है और ये बीमारी मच्छरों से ही होती है। इस बीमारी के प्रमुख कारण आपने बताया मच्छरों से फैलती है, तो किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है? क्या है सावधानी के उपाय, क्या रखने चाहिए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके? नहीं, पहले तो आप ये जानिए कि ये बीमारी है या इसके लक्षण क्या हैं। जी, मतलब आप कैसे समझ सकते हैं कि ये डेंगू है या कोई और कोई चीज़ है? जी, हर बुखार को तो आप डेंगू नहीं कह सकते हैं। जी, डेंगू बुखार के विशेष लक्षण है। एक आम आदमी भी इसको, मैं लक्षण जो बता रहा हूँ उससे वो पहचान सकता है कि ये डेंगू है। जी, डेंगू में क्या लक्षण है वो जिससे पहचाने जा सकते? ये मच्छर के काटने के 1 से 7 दिन के अंदर अंदर ये पैदा होती है जी, और बहुत तेज बुखार होती है। अब 104-5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार जाती है और भयंकर शरीर में दर्द होता है। और उसको ये भी कहा गया है बैक ब्रेक फीवर। जी, मतलब एकदम कमर तोड़, मतलब इतने कमर में दर्द होता है। दूसरा, इस बुखार में जैसे आँख है, आँख के आई बॉल में भयंकर दर्द होता है और आँख के आई बॉल के चारों तरफ भी बहुत ज़्यादा पेन होता है जी, स्टार्टिंग में। और 104-5 तक इसकी टेम्परेचर जाता है और ये लंबे समय तक रहता है। अन्य वायरल बुखारें क्या होती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये डेंगू है वो, उसको थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है। जी, बुखार चलती रहती है काफ़ी, 6 दिन, 7 दिन, इवन 10 दिन तक भी डेंगू हमने देखा अपने क्लिनिक पे चल रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और अंत में इसमें अगर डेंगू का अलग अलग टाइप के प्रकार हैं, उस हिसाब से ये ज़्यादातर 90% में ये बुखार आती है और 5-7 दिन रहते हैं और रह करके ऑटोमेटिकली सिंपल डेंगू जो है उसमें कोई उपचार की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही वो बुखार ख़त्म हो जाती है। जी। सर, ये डेंगू कितना खतरनाक हो सकता है? क्या इसके मानव शरीर पर प्रभाव पड़ सकते हैं? इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, डेंगू एक तो मैंने आपको कहा कि बहुत सिंपल सा डेंगू है जो बताया आपने। जी, ये जो बुखार होती है बहुत तेज़ बुखार होती है, दाने दाने शरीर पे आते हैं और 104-5 तक बुखार जाती है और लंबे समय तक ये बुखार टिकी रहती है। दूसरा, इसमें जो है एक सिम्टम दिया, इस फीवर को बोलते हैं बैक ब्रेकिंग फीवर। जी, एकदम, हाँ, भयंकर दर्द होता है, प्लस आँख के आई बॉल में भयंकर पेन होता है और आँख के चारों तरफ भी दर्द होता है हेडेक में। और दूसरा, इसमें बहुत प्यास लगती है। जी, पेशेंट प्यास मांगता है, पानी मांगता है, बार बार पानी मांगता है और तेज़ बुखार और लंबे समय तक रहती है। और ये बुखार ज़्यादातर डेंगू जो है वो आपको 90% डेंगू तो लोगों को पता ही नहीं चला है कि हमें डेंगू हुआ है। वो अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है 5-7 दिनों में, 5-7 दिन तक रहती है। लेकिन इसके कई प्रकार हैं। कुछ डेंगू जानलेवा भी होती है जी, और वो जान भी ले लेती है। और पिछले कई सालों में जयपुर में डेंगू ने बहुत बड़ा आतंक मचा रखा है। उसमें एक होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर। जी, जहाँ हेमरेजिक फीवर हो गया मतलब वो हेमरेज होने लग जाती है अंदर में, और वो एक प्रकार डेंगू का है, वो खतरनाक प्रकार है। और इससे भी खतरनाक प्रकार है डेंगू शॉक सिंड्रोम। जी, वो जो डेंगू हेमरेजिक फीवर में से 20 से 30% शॉक सिंड्रोम में चले जाते हैं। जो शॉक सिंड्रोम में जो चले जाते हैं उनके बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। ये शॉक सिंड्रोम आपने बताया डेंगू का एक प्रकार, इसके क्या लक्षण हैं, किस तरीके से फैलता है डेंगू का? ब्लीडिंग होती है, सारे शरीर में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जी,
प्लस उसकी जो WHO द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया है कि ये हेमरेजिक फीवर है, उसमें तेज़ बुखार का आना, उसके बाद में बेचैनी बुरी तरह से, प्लस एक प्लूरल इफ्यूजन और एसाइटिस भी होना चाहिए। एसाइटिस मतलब पेट में पानी भर जाता है हेमरेजिक फीवर में जी। और पूरे फेफड़े के जो चारों तरफ प्लूरा होता है उसमें भी पानी, दोनों में से कुछ होना चाहिए। और काफ़ी पेशेंट की हालत गंभीर होती है। इसी का एक्सट्रीम फॉर्म शॉक सिंड्रोम है कि ये सब सारे सिम्टम तो रहेंगे ही, उसके साथ उसकी पल्स नाड़ी कमज़ोर हो जाती है, बीपी हाइपोटेंशन में मैंने बीपी एकदम डाउन हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है, तेज़ बुखार की जगह वो एकदम ठंडा, ये है शॉक सिंड्रोम। वो शॉक में चला जाता है, तो उसकी इमीडिएट केयर और इंटेंसिव केयर यूनिट जरूरी है, नहीं तो वो मौत के ग्रास में चला जाएगा। जी सर, आपने बताया डेंगू के प्रकार के बारे में बताया, शॉक सिंड्रोम का बताया, काफ़ी खतरनाक एक स्टेज है डेंगू की। तो किस तरह से इस डेंगू से बचा जाए? देखिए, एक तो है कि अभी चल रहा है वैक्सीन्स जी। डेंगू के 4 टाइप के वायरस हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। वैक्सीन्स डेवलप हो गया है, लेकिन अभी उसको लाइसेंस नहीं मिला है एप्लीकेशंस के लिए, तो वो तो एक अंडरवेड है। तो एक वैक्सीनेशन है प्रिवेंशन में। दूसरा प्रिवेंशन जो है वो आपको सबसे पहले है कि अगर आप घरों में रह रहे हैं, पास के इलाके में पानी का जहाँ जमाव हो, जहाँ मॉस्किटो ब्रीडिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए एक उपाय कीजिए। सारे गड्ढे हैं छोटे मोटे जहाँ पानी हो रहे हैं उनको भर दीजिए। ज़्यादातर अपने राजस्थान में कूलर्स बहुत चलते हैं, तो अगर कूलर आप नहीं चला रहे हैं तो एटलीस्ट उसका पानी हफ्ते 10 दिन में एक बार पानी सारा ख़त्म कर दीजिए, ड्राई कर दीजिए कूलर को, फिर दोबारा भरिए। तो एटलीस्ट जो वहाँ पे मच्छरों की ब्रीडिंग हुई है या फिर उसके लार्वा पड़े हुए हैं वो एक बार के लिए तो ख़त्म हो ही जाएंगे जी। ये एक प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा, अगर आसपास आपके घरों के आसपास गड्ढे हैं तो उनको भरिए। आप भर नहीं सकते हैं तो उस पर आप जैसे कुछ ऐसे KOL टाइप चीज़ें, केरोसिन ऑयल डालने से जो लार्वा है वो मर जाएगा, क्योंकि वहाँ उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऊपर में पानी की सतह के ऊपर में KOL अगर तैर रहा है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उनके लार्वा मर जाएंगे। तो लार्वा से ही तो मॉस्किटो बनता है, तो आगे और मॉस्किटो नहीं होंगे। तीसरा है कि घरों में आप खिड़कियों में, दरवाज़ों में चारों तरफ जो है आप नेट लगाइए, ताकि घरों के अंदर मच्छरों का प्रवेश कम से कम हो। उसके बाद भी अगर जैसे दरवाज़ा खुला बंद हुआ, कोई प्रवेश हो गया, तो आप एंटी मॉस्किटो मेजर्स जैसे आते हैं रिपेलेंट वगैरह लगाइए। पहले तो है सारा एकदम नेट होना चाहिए जी। सारे खिड़कियों में और में, ताकि जो है मच्छर प्रवेश ना करे और आपको काटे नहीं। मच्छर के काटने से डेंगू होता है। एक आदमी डेंगू फैला हुआ जिसको डेंगू पॉजिटिव है, वो अगर आपके पास कितना भी बैठ जाए, कितना भी बात कर ले, वो ऐसे नहीं होता है। बीच में एक वेक्टर की ज़रूरत होती है। वेक्टर मतलब फैलाने वाला एजेंट मच्छर है। इसको आप मिटा देंगे तो आपके आसपास हो जाएगा। दूसरा है कि अगर आप ट्रैवलर हैं, आप बाहर जा रहे हैं कहीं इधर है, तो वहाँ तो घर नहीं है ना, तो आप उससे बचने के लिए आप जैसे फुल स्लीव कपड़े पहनिए, पूरी फुल पैंट है, हाफ पैंट में नहीं रखिए। बच्चों को जो है आप पूरे कपड़े ढक के रखिए हैं। और जैसे ओडोमोस वगैरह से मॉस्किटो रिपेलेंट आप लगा के रखिए। कहीं भी आप ठहरे ट्रैवल में जैसे है तो साथ में आप एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह लेके जाएं, तो आपको मॉस्किटो बाइट नहीं होगी, तो डेंगू निश्चित रूप से नहीं होगा। डेंगू कोई ऐसे छूत की बीमारी नहीं है कि किसी डेंगू के मरीज के संपर्क में आए और हो गया। वो और बीमारियां हैं जो कि डायरेक्ट होती है, ये डायरेक्ट नहीं है। इसके बीच में एक हमारे एक मनुष्य के बीच में एक मच्छर जरूर है जी। तो ये थे डॉक्टर AK सुराना जो बता रहे थे कि डेंगू किस तरीके से फैलता है। डेंगू के बचाव के उपाय बताए इन्होंने कि फुल स्लीव्स कपड़े पहनकर चलें, आप गर्मियों हो सर्दियों में मच्छरों को दूर रखें, नेट लगा कर रखें घर में। कूलर में जो पानी भरते हैं उसको समय समय पर साफ़ करें ताकि उसमें मच्छर जमा ना हो। डेंगू का मुख्य कारण मच्छरों से काटना है, इसलिए मच्छरों को जितना हो सके दूर रखा जाए, मच्छरों से बचा जाए। डॉक्टर साहब, डेंगू से आपने बचाव के उपाय बताए, अब हम आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि अगर डेंगू हो जाता है किसी को, तो क्या उसके लिए कोई प्राथमिक उपचार है? क्योंकि डेंगू एक ऐसी बीमारी है कि नाम सुनते ही एक आदमी घबरा जाता है। तो इसको किस तरह से इससे बचा जाए? बीमारी होने के बाद क्या है इसके उपचार के तरीके? कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे क्लिनिक पे सैकड़ों हज़ारों डेंगू के मरीज आए हैं।
मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि 90% डेंगू के जो मरीज आए जी उनको भर्ती की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जी आप सिर्फ वॉच रखिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उससे मिलते रहिए, उसका देखते रहिए, पल्स देखते रहिए, नाड़ी की गति देखिए, ब्लड प्रेशर देखिए, बुखार कब उतर रही है देखिए। ज़्यादातर डेंगू जो है वो सिंपल डेंगू है। जी हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम तो बहुत रेयर है। आप अगर उसको जैसे डेंगू हो गया है तो लेकिन उसको एकदम अंडर डॉक्टर के सुपरविजन रखना है। कब वो उस स्टेज में जा रहा है आप तुरंत उसको फिर हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ तो डेंगू के मरीज को क्या होता है कि हीमो कंसंट्रेशन होता है। उसको जो है बहुत प्यास इसलिए लगती है कि उसका क्या है, फ्लूइड जो है इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट अपने आप जाता है। जी तो उसको खूब कहिए कि भाई फ्रूट जूस पियो, खूब पानी खूब पियो, और एनाल्जेसिक्स दीजिए जैसे बुखार उखार बहुत हो रही है और की। बाकी कोई एंटी डेंगू वायरल जो एंटीवायरल अन्न है जैसे स्वाइन फ्लू का है, एंटीवायरल ड्रग्स है, आपको अन्य जो भी एंटीवायरल है, लेकिन डेंगू की एंटीवायरल कोई दवा नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। जी आपको उसको ध्यान रखना है। जो ही आपको लगे कि इसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, बीपी ज़्यादा गिर रहा है या फिर इसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई, तब उस स्टेज में उसको ट्रांसफ़र कीजिए हॉस्पिटल। और हर रोज़ आप प्लेटलेट काउंट इसका ज़रूर कराइए। जी प्लेटलेट काउंट एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। प्लेटलेट काउंट अगर 1 लाख से नीचे जा रही है, 50,000 से नीचे जा रही है, तो फिर आप उसको घर पे रह के इलाज कराने की सलाह मत दीजिए। एटलीस्ट उसको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि एक एक दिन में मैंने देखा 20-20, 30,000 प्लेटलेट गिरती है। तो फिर डेंगू के बाद में फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइजेशन का हो जाता है। और हॉस्पिटलाइजेशन में आपको ब्लड नहीं, प्लेटलेट की ज़रूरत है, फ्लूइड की ज़रूरत है। जी क्योंकि हीमो कंसंट्रेशन होता है, फ्लूइड देते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, एनाल्जेसिक्स है, और जो भी कॉम्प्लिकेशन हो उस हिसाब से हॉस्पिटल में उसका इलाज कराना चाहिए। तब तक लेकिन वेट एंड वॉच में सुपरविजन में हमेशा रखिए। मैंने तो अपने क्लिनिक पे जो इलाज किया है उसमें 90% पेशेंट्स को भर्ती की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। जी वो ठीक होते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ आपने एक नाम लिया है प्लेटलेट्स, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे प्लेटलेट्स क्या होता है। और दूसरा, प्लेटलेट्स कई बार डेंगू के लक्षण होने के बावजूद ये प्लेटलेट्स की रिपोर्ट नॉर्मल आती है, तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? नहीं, ऐसा है, ये प्लेटलेट भी हमारे खून के अंदर में कई सफ़ेद कण हैं और लाल कण हैं। जी सफ़ेद कण का ही एक हिस्सा है प्लेटलेट्स। इनका काम है, ये प्लेटलेट्स मनुष्य के नॉर्मल आदमी में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर। जी और जनरली बहुत सी बीमारियों में इसकी डाउन हो जाती है, और उसमें से एक डेंगू भी है। डेंगू में डाउन होती है, और डेंगू की डायग्नोसिस तब तक नहीं हो सकती जब तक 1 लाख से नीचे प्लेटलेट नहीं हो। जी 1 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर प्लेटलेट हो है तभी वो डेंगू है, नहीं तो डेंगू दूसरी बीमारी है, वैसे सिम्टम दे रही है। दूसरे डेंगू के और भी टेस्ट हैं जिससे एस्टेब्लिश करें कि भाई ये डेंगू है या कुछ और है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा मैं आपसे। डेंगू है, काफ़ी खतरनाक बीमारी है, आपने बताया कि इससे घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, इलाज है इसका संभव। दूसरा, मलेरिया एक बुखार है, तो मलेरिया और डेंगू में क्या अंतर है? देखिए, एकदम मलेरिया बिल्कुल ही डिफरेंट है। जी मलेरिया बुखार जो है वो फेल्सीपेरम या फिर वाइवेक्स पैरासाइट्स है, इन्फेक्शन होता है पैरासाइट से है, और ये वायरल है। दोनों दो अलग चीज़ है। उसमें भी तेज़ बुखार आती है, ठंड लग के आती है। उसमें जो है ऐसे कोई रैश नहीं होते हैं, दाने दाने शरीर में नहीं होते हैं, जी और उसमें इतनी प्यास नहीं लगती। उसमें मैंने वो बैक ब्रेक फीवर टाइप नहीं होता है। इसमें बैक ब्रेक, हाँ, बैक ब्रेक फीवर और आई बॉल जी में पेन और आँख के चारों तरफ भयंकर दर्द, जी ये सिम्टम इसमें होते हैं। मलेरिया में एकदम ठंड लग करके कोल्ड स्टेज है, हॉट स्टेज है, एकदम गर्म हो जाता है, और फिर बुखार उतर करके एकदम पसीने पसीने होता है। तो बुखार मलेरिया की अलग है, डेंगू अलग है, अलग अलग है। लेकिन जब एक बार आता है तो आदमी कंफ्यूज ज़रूर करता है। जी तो एमपी भी कराते हैं, मलेरिया पैरासाइट भी हम लोग करा के देखते हैं कि भाई कहीं मलेरिया तो नहीं, इतनी तेज़ बुखार। उसमें भी तेज़ बुखार होती है, लेकिन उसमें जो शरीर के अंदर जो दाने दाने से आते हैं, इसमें डेंगू में आते हैं, उसमें मलेरिया में नहीं आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इस बीमारियों को, ये बुखार जो आपने बताया मलेरिया और डेंगू, क्या कोई विशेष उम्र वर्ग में ये बीमारियां होती है या किसी भी उम्र वर्ग के व्यक्ति को ये बीमारी जकड़ सकती है?
डेंगू तो मैंने तो देखा बड़े और छोटे बच्चे सभी में इक्वली है, जिसको मच्छर खाएगा ये डेंगू बुखार जरूर होगी जी, निश्चित रूप से होगी। और मलेरिया? मलेरिया का भी यही है, मॉस्किटो बाइट फीवर है दोनों। किसी उम्र विशेष से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इस उम्र को छोड़ के हो या ये ऐसा नहीं है। मच्छर जिसके काट लेगा उसके हाँ मच्छर है, मच्छर मेन है, मच्छरों से आप दूर रहिए। डॉक्टर ए.के. सुराना हमारे साथ बने हुए हैं मेडिटॉक्स में। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी।